जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो यहाँ पर हमारे पास हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, दूर सड़क या जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला, अधिकार मिले, उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए, और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी, तो अगर जो सबको बराबरी की बात करे, सबको साथ लाने का काम करे, सबके बीच में भेदभाव ख़त्म करने की बात कहे, वो वही असली सबका साथ है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हों। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी? सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो, और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और तमाम समय समय पर महापुरुष, राजनेता, साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे। जहां राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्न हो लोग और बराबरी हो। उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूं आपसे। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं, और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं, और जो भी परिणाम आएंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह कर के उन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। अब इस ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार। यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र में। जातियों में बांटने की कोशिश हुई, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव में मैं बहुत सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है, और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जातीय गणना मांग करके या जातियों की बात करके या पीडीए की बात करके जातियों में नहीं बांट रहे हैं। जिस समय ये बात हुई कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू हो, तो जो लोग गरीबी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग गरीबी नहीं समझ रहे हैं
उन्हें मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रस्तावना में मंडल कमीशन ने तमाम पहलुओं को देख करके ये माना कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान से जाति की वजह से आरक्षण दिया है और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को अगर जाति के हिसाब से आरक्षण दिया है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जातियों में बांट रहे हैं, और हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे कि आप भी मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़िए, उन्होंने जात के आधार पर गरीब माना है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने संविधान और मंडल कमीशन की बातें नहीं पढ़ी हैं, वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और अल्पसंख्यक विरोधी हैं, और आदिवासी विरोधी लोग हैं। भी नहीं है, घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? तीसरे मोर्चे की कोशिश करेंगे अखिलेश जी, तीसरे मोर्चे के लिए वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना, और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। 2024 का कैसे लगता है? 2024 का और आय दोगुनी हो गई आपकी, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई वल्लभी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी से। देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करें। ये अखबार वाले, टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा अब ट्विटर नहीं है, बदल गया नाम। हाँ, बदल गया नाम। उसमें एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो एक शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात नहीं, अब इससे हम जवाब नहीं देंगे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये देखिए, और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी। तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है, और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति जनगणना होगी, होके रहेगी, समय जरूर है लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पे आबादी ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं, अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें,